हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही साथ ये चैप्टर के जितने भी नोट्स है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बोर्ड पे भी मिल जाएगी। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है पोटेंशियल, वो समझ लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को समझने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पे से पोटेंशियल हम आसानी से डिफाइन कर पाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हम दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी। मान लेते हैं पॉइंट ए पे पोटेंशियल वी ए के बराबर है और बी पे वी बी के बराबर पोटेंशियल है। अब अगर हमें पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का, यानी कि वी ए माइनस वी बी अगर हमें फाइंड करना है तो हमें डेफिनेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। डेफिनेशन में क्या बोला है वो तो बाद में देख लेंगे, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है तो। अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो हम एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे। टेस्ट चार्ज यानी क्या? ऐसे चार्ज जो बहुत ही छोटे से होते हैं, ऐसे चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। वो टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट बी पे रख देंगे। ये रहा टेस्ट चार्ज, ये पॉइंट बी पे हमने रख दिया। बाद में ये टेस्ट चार्ज को उठा के हम बी से ए पे ले जाएंगे। अब टेस्ट चार्ज को बी से ए पे अगर हमें ले जाना है तो कुछ हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, यानी हम बोल देंगे कि वर्क डन टू ब्रिंग दी चार्ज फ्रॉम बी टू ए। बी से ए तक ले जाने के लिए जितना भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जिससे करके हमें पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, एक टेस्ट चार्ज ले लो, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे ले जाओ, जितना भी वर्क करना पड़े टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन हमें तो पढ़ना है पोटेंशियल के बारे में, यानी कोई भी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वापस से एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेंगे, और जो दूसरा पॉइंट बी जो हम लेने वाले हैं वो हम लेने वाले हैं अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी ले लेंगे। पॉइंट ए पे हमें पोटेंशियल ढूंढना है, सपोज उसका पोटेंशियल वी ए के बराबर है, कितना वैल्यू है ये हमें फाइंड करना है। बी कहां पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पोटेंशियल इज जीरो, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो। तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस का जो पोटेंशियल है उसे रेफरेंस लेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो उसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी रेफरेंस ले लिया इनफाइनाइट पे जीरो, इनफाइनाइट के रेफरेंस में यहाँ पे कितना पोटेंशियल वो देख लेंगे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे, टेस्ट चार्ज को हम कहाँ पे रख देंगे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी पॉइंट बी पे। बाद में क्या करेंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक उठा के ले आएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा इनफाइनाइट से लेके ए तक। वो जो भी वर्क किया हमने वो वर्क को हम टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? वी ए माइनस वी इनफाइनाइट, जैसे कि यहाँ पे मिला था वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे वी ए माइनस वी इनफाइनाइट। और वी इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ए का पोटेंशियल जो हो जाएगा W बाय Q। यहाँ पे W क्या है? वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जूल पर कूलम जो कि होता है वोल्ट। वो हमारा पोटेंशियल का यूनिट बन जाएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हमें याद रखनी है, कौन सी? कि जब भी हम टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से दिए गए पॉइंट पे लाएंगे जहां पे पोटेंशियल ढूंढना है, तब ये जो टेस्ट चार्ज है उसकी स्पीड बहुत ही कम होनी चाहिए। वेरी स्लोली वी विल ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ गिवन डिस्टेंस, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो होगा वो जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऐसे हमें उठा के यहाँ लाना है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ से हम उठा के लाए तो सपोज करते हैं ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? Ke इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, यानी यहाँ पे v कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो जो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा कोई भी दो पॉइंट के बीच में चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस इतनी चीज हमें याद रखनी है। अब इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या है पोटेंशियल की डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ वर्क which is required to bring the test charge from infinite distance to a given point A very slowly divided by test charge, उसको बोल देंगे पोटेंशियल। यानी जितना भी वर्क करना पड़ रहा है इनफाइनाइट से लेके यहां तक लाने के लिए, ठीक है, वो वर्क कैसा करना है, हमें वेरी स्लोली करना है और वो वर्क को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये ए पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। तो शायद से पोटेंशियल का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, के पॉइंट चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा वो हमें ढूंढना है। तो सेम चीज हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करी थी, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में। हमने ढूंढा था कि एक पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से आज हम क्या ढूंढेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। अब कैसे के क्यू बाई आर आया वो तो डेरिवेशन देखेंगे तभी समझ में आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां पे हमें पोटेंशियल ढूंढना है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल है पॉइंट पी पे, वो हमें ढूंढना है जो इसके बराबर आना चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए डेफिनेशन का हेल्प लेंगे हम। डेफिनेशन में क्या बोला था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो, उसको क्या बोल दो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है 0 मान लो, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है। बाद में हम लेंगे टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज को हम यहां नहीं रखने वाले, ये टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे। डेफिनेशन में क्या था, इनफाइनाइट से यहां तक लाते थे, लेकिन यहां पे हम कौन सा आंसर फाइंड करने वाले हैं, यहां से लेके यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा वो ढूंढेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। जो भी आंसर आएगा वर्क डन का, यहां से लेके यहां तक का, उसका साइन हम चेंज कर देंगे, डायरेक्शन चेंज हो गया, यहां से यहां लाने में क्या कर देंगे, ऑपोजिट साइन कर देंगे। सपोज यहां से यहां लाने में नेगेटिव साइन आया तो यहां से यहां लाने में पॉजिटिव साइन मान लेंगे। मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो हमने टेस्ट चार्ज को कहां रख दिया, पॉइंट पी पे रख दिया। अब पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को जब रखेंगे हम, तो टेस्ट चार्ज कैसे होते हैं, अभी हमने देखा हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये दोनों के बीच में अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा या फिर बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यानी ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट चार्ज पे ये डायरेक्शन में लगने वाला है। अब फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे, इसके कारण टेस्ट चार्ज की कुछ एक्सेलरेशन होगी, यानी ये एक्सेलरेट होता है या फिर चेंज इन वेलोसिटी से ये साइड जाने वाला है। डेफिनेशन में क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होना चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ये डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये साइड फोर्स लग रहा है तो इतना ही फोर्स हम इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगा देंगे। तब क्या होगा, टेस्ट चार्ज कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। पहले ऐसे एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा था, फिर हमने क्या किया, ये डायरेक्शन में फोर्स लगाना चालू किया, तो अब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही फोर्स इसके ऑपोजिट एक्शनल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, उसकी स्पीड को रोकना पड़ेगा, वेरिएबल स्पीड को कांस्टेंट स्पीड करनी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ हम एक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना लगाते हैं, जो यहाँ पे लग रहा है उतना ही इतना इधर फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 करना जरूरी है, तभी जाके तो हम डेफिनेशन का यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है कि कितना होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये हो गया कि Q0 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, इतना हमें एक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये एक्शनल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा वो ढूंढेंगे हम। यहाँ पे ये हम ऐसे लगा रहे हैं और टेस्ट चार्ज ऐसे जा रहा है, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, टेस्ट चार्ज ऐसे जा रहा है, यानी हम अब वर्क फाइंड करेंगे, कितना वर्क होगा ये एक्शनल फोर्स की वजह से। तो वर्क डन का इक्वेशन हमें पता है, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। अगर फोर्स कांस्टेंट होता है, ये किसके लिए है, वेरिएबल फोर्स के लिए, वर्क डन का इक्वेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू R, ये कांस्टेंट के लिए है, ये वेरिएबल के लिए, वेरिएबल का यूज करेंगे क्योंकि हमारा एक्शनल फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर वेरी हुआ तो एक्शनल फोर्स भी वेरी होगा, तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन का इक्वेशन हमने लिख लिया। अब ये जो वर्क हम कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज एक्शनल फोर्स ऐसे दे रहे हैं, टेस्ट चार्ज तो जा रहा है ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जा रहा है, यानी वर्क हम कर रहे हैं P से लेके इनफाइनाइट तक,
टेस्ट चार्ज ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो P से लेके इनफाइनाइट तक, तो यहाँ पे लिखा है P से लेके इनफाइनाइट। इंटीग्रेशन में भी लिमिट दे देंगे P से लेके इनफाइनाइट। ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को रिमूव करने के लिए हम cos थीटा लगा देंगे। f का जो वैल्यू है अभी हमने देखा कौन सा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, वो यहाँ पे रख दिया हमने। बाद में थीटा क्या है, थीटा है एंगल f और dr के बीच का। f कौन सा है हमारा, एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, और dr ये डायरेक्शन में है, फोर्स ये डायरेक्शन में है, dr ये डायरेक्शन में, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 180, cos 180 कितना होता है -1, तो ये -1 यहाँ पे रख दिया। अब के क्यू क्यू नॉट जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, नेगेटिव साइन भी बाहर निकाल दी हमने, अंदर क्या बच गया 1/r² बच गया। अब ये 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, कैसे आया, यहाँ पे लिखा है, इसको हम r⁻² लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx हो गया, उसका होता है x⁻n+1 डिवाइड बाय n+1, वही किया है, -2 + 1 -2 + 1, r⁻1 को नीचे ले आएंगे तो -1/r, ये आंसर हमें मिल जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आएंगे तो पॉजिटिव होने वाला है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी पहले r की जगह इनफाइनाइट रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट r की जगह r लिख लेंगे, 1/∞ 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगी, तो -k⁻r हमें मिल जाएगा। तो ये हमें क्या मिला, ये मिला वर्क डन P से इनफाइनाइट का। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है, हमें तो इनफाइनाइट से यहां लाना है, इनफाइनाइट से यहां लाना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट से यहां लाने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां लाने में जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही यहां से यहां लाने में होगा, लेकिन साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे यानी क्या, तो यहाँ पे साइन चेंज करके मैंने लिखा है, ये माइनस है तो इनफाइनाइट से P लाना है, पहले कहां से कहां लाए थे, यहां से यहां ले गए थे, अब इनफाइनाइट से P लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस साइन लगा दी, ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन लगा दी, यानी कि अगर ये हमारा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट P था, P से इनफाइनाइट जाने में माइनस साइन आई यहाँ पे, तो रिवर्स यानी इनफाइनाइट से P ही लाना है हमें, तो प्लस साइन आएगी, तो प्लस साइन लगा दिया, बस। अब हम डेफिनेशन का यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, यहाँ पे हमारा पॉइंट चार्ज था प्लस Q, कितने डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे, यहाँ पे पोटेंशियल हमें ढूंढना है पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे, तो क्या करेंगे, Q0 को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ वो ढूंढ लेंगे, वो ढूंढ लिया हमने, ये रहा, और उसको किससे डिवाइड करना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना है, तो ये रहा हमारा वर्क डन, ये इक्वेशन पे से वर्क डन, और टेस्ट चार्ज डिवाइड कर दिया, Q0 कैंसिल हो गया, तो KQ/R आंसर हमें मिल गया। अब K की वैल्यू भी हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी का एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। तो यहां तक शायद से आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसके बेस पे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने अभी अभी क्या देखा कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल आता है, KQ/R जितना। अब एक से ज्यादा अगर पॉइंट चार्ज होंगे, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस होंगे, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे कितना, कोई भी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो हम ढूंढेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिया है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, तीसरा पॉइंट चार्ज -Q3 है। अब ये तीनों चार्ज की वजह से यहाँ पे पॉइंट P दिया गया है, वहां पे कितना पोटेंशियल होगा उसको हम बोल देंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढना है, तो यहां से जो डिस्टेंस है Q1 का, ये पॉइंट से R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, बस। अब इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल V1 आएगा, प्लस इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो प्लस V2 आएगा, इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल यहाँ पे होगा तो प्लस V3 आएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अलजेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इसकी वजह से कितना पोटेंशियल V1 कितना होगा, KQ/R, सो KQ1/R1, प्लस इसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल KQ/R, सो KQ2/R2, प्लस इसकी वजह से कितना K -Q3/R3। बस अब माइनस साइन बाहर निकाल दिया, K कॉमन निकाल दिया, K का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, कौन सी, कि जब भी हम पोटेंशियल ढूंढेंगे तब चार्ज का जो साइन होगा उसे विथ साइन रखने वाले हैं। माइनस है तो माइनस साइन ही रखना है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब ढूंढी थी तब हम क्या करते थे, अगर माइनस चार्ज होता था तो भी हम प्लस ही रखते थे। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्शन बता देते थे कि ये डायरेक्शन में होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, इसलिए साइन की जरूर नहीं पड़ती थी, डायरेक्शन बता देते थे। लेकिन पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल में हमेशा क्या रखेंगे हम, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो कीप चार्ज विथ साइन। शायद से ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको और अच्छे से समझते हैं,
एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेके। यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या दिया है, पहले दिया है प्लस क्यू और माइनस 3q, दो चार्ज है, दोनों ए डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है। पूछा क्या है, वेयर पोटेंशियल इज जीरो, कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, दो चार्जेस को हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन ज्वाइनिंग लाइन पे कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वापस प्लस क्यू माइनस 3q बना दिया, लाइन ज्वाइन कर दी, बोल देंगे कि ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। q यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये पोटेंशियल एट x क्यों जीरो होगा, तो सिंपल सा रीजन है कि ये माइनस 3q है, इसका पोटेंशियल सपोज करते हैं ऐसा करके फैलेगा, तो सपोज करते हैं यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 2q आ गया, यहाँ पे और कम होगा यानी यहाँ पे माइनस q आ जाएगा। उसी तरीके से ये प्लस q है, इसका पोटेंशियल ऐसे जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस q, आगे तो जाएगा नहीं ये, तो प्लस q माइनस q कितना हो गया, जीरो, यानी x पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब x पॉइंट पे अगर पोटेंशियल ढूंढना है, जो कि जीरो मान लिया है हमने लॉजिकली, लेकिन x पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो x पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ये फर्स्ट चार्ज की वजह से यानी v1, और प्लस ये x पॉइंट पे पोटेंशियल होगा सेकंड चार्ज की वजह से यानी प्लस v2, तो वही लिखा है v1 प्लस v2। x पॉइंट पे ये चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, kq बाई r, kqr कितना है, x डिस्टेंस पे हमने माना है पोटेंशियल जीरो है, ये चार्ज की वजह से यहाँ पे k माइनस 3q, विथ साइन रखना है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, k माइनस 3q, और ये डिस्टेंस कितना होगा, a माइनस x, क्यों ये पूरा a, ये x तो a माइनस x आ गया, बस ये माइनस साइन बाहर निकाला है, इसको यहाँ पे ले गए हैं, kq कैंसिल कर दिया है और ये इक्वेशन आया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पे, x को वहां ले गए तो x का वैल्यू हमारा आ गया कितना, a बाई 4, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a बाई 4, a बाई 4 डिस्टेंस पे, या ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम बोल देंगे a बाई 4 होगा, वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसी तरीके से एक और पॉइंट पे भी पोटेंशियल जीरो होने वाला है, कौन से पॉइंट पे, तो वापस से हमने प्लस क्यू माइनस 3q बना दिया, यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर दी। अब ये जो माइनस 3q है ऐसे जाएगा इसका पोटेंशियल, तो माइनस 3q सपोज करते हैं कि यहाँ पे कुछ माइनस 2q आया, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ पे आगे बढ़ने पर ये पॉइंट सपोज y पे माइनस q आया, उसी तरीके से ये प्लस q ऐसे जाएगा, तो ये प्लस q यहाँ पे इसका पोटेंशियल कुछ प्लस q आया, आगे जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी प्लस चार्ज जो है हमारा q, उससे y डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल जीरो होने वाला है, Vy इक्वल्स टू जीरो। अब क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ये साइड पोटेंशियल जीरो होने के चांस है, तो सिंपल सा आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लस क्यू है ये इससे आगे तो जा नहीं पाएगा, इससे आगे जाएगा नहीं, यानी यहाँ पे प्लस क्यू आने वाला नहीं है, तो पोटेंशियल कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, y पॉइंट पे पोटेंशियल ढूंढेंगे, जैसे कि यहाँ पे x पे ढूंढ रहा था ऐसे, y पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ये चार्ज की वजह से v1, y पॉइंट पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा v2, v1 कितना आएगा kq बाय y लिख लिया, प्लस इसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा k माइनस 3q, ये डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस वाई, माइनस साइन बाहर निकाला और कुछ नहीं किया, यहाँ पे ले आए kq कैंसिल कर दिया, 1/y ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, y को वहां ले गए, y का वैल्यू हमें मिल गया कितना a/2, यानी यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल जीरो होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया शायद से आपने। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हम ढूंढेंगे, पहले हमने पॉइंट चार्ज की वजह से ढूंढ लिया, अब डाइपोल की वजह से ढूंढेंगे। डाइपोल यानी क्या, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड एट इक्वल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ये माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हो गया, ये क्या बन गया डाइपोल, कैसे डिस्टेंस पे सेपरेट किया है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l यानी l। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं डाइपोल से वो हमेशा सेंटर से ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीन केस कंसीडर करेंगे। पहला केस कौन सा, डाइपोल के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल है वो ढूंढेंगे, बाद में डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है पोटेंशियल वो ढूंढेंगे, बाद में हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे उस पे कितना पोटेंशियल है, और वो कोई भी जो पॉइंट है वो एक्सिस का पॉइंट भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी पॉइंट नहीं होगा। तो तीन केस देख लेते हैं, तीन डेरिवेशन देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं कि एक्सिस पे कितना होगा। एक्सिस पे कितना होगा यानी कि ये हमने डाइपोल ले लिया, इसका ये एक्सिस है, एक्सिस से x डिस्टेंस पे, एक्सिस से ये एक्सिस से x डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट m है, और ये पॉइंट m पे हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पोटेंशियल का
वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से वही कॉमन चीज यूज करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे ये दो चार्ज है, तो ये पॉइंट एम पे क्या होगा, ये चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा V1 प्लस ये चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा V2। वही लिखा है Vm इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ पे आ जाते हैं, अब ये चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, KQ बाई आर, सो K माइनस क्यू, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस L। यहाँ से हम देख सकते हैं x प्लस L, प्लस ये चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q R कितना हो जाएगा, x माइनस L। बस ये माइनस साइन बाहर निकाल के यहाँ पे रख दिया है और ये आगे रख दिया है, K Q कॉमन निकाल दिया, ये बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया या बोल दो LCM ले लिया, ये यहाँ नीचे मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ये ब्रैकेट को ओपन किया तो ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ऊपर 2l आ गया, और ये a माइनस बी a प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये L जो है उसे हम निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो L डिस्टेंस है वो बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू L। क्यों, डाइपोल बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए होते हैं, और ये वापस स्क्वायर है तो और भी कम हो जाएगा। यानी बहुत बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो L को क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमें ये मिल जाएगा, बस Q 2L को साथ में कर देंगे यहाँ पे, और ये जो Q इंटू 2L है उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज आता है, हमने देख लिया था चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। बस तो ये वैल्यू रख दी, Kp बाई एक्स स्क्वायर हो गया, सिंपल। K का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी का एज इट इज। सेम चीज हमने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी थी डाइपोल में, उसमें क्या था 2Kp बाई एक्स क्यूब, यानी वो किसके प्रोपोर्शन में था, 1 अपॉन डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शन में था, और ये पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शन है, 1 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट ले लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। वापस से हम क्या ढूंढेंगे, पोटेंशियल ढूंढेंगे। डाइपोल की वजह से ये प्लस क्यू माइनस क्यू बना दिया, LL डिस्टेंस पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी क्या, दोनों ये जो डिस्टेंस है उसको इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करे ऐसी एक लाइन जो परपेंडिकुलर हो, ये लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे बोलते हैं। सपोज करते हैं x डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट M है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, हमें क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एट पॉइंट M ढूंढना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। उसके लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही डिस्टेंस आने वाला है। ओके, ये फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकंड चार्ज हो गया। अब ये चार्ज, ये पॉइंट पे हमें पोटेंशियल ढूंढना है, तो ये पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा V1 प्लस ये पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल होगा V2। वही लिखा है V1 इज इक्वल टू V1 प्लस Vm इज इक्वल टू Vm प्लस V2। अब ये चार्ज की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल, KQ बाई आर, K माइनस क्यू, R कितना, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल, KQ बाई आर, ये KQ बाई आर आ गया, माइनस साइन बाहर निकाला, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिला हमें, 0 मिला। यानी कि एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इक्वेटोरियल लाइन पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम कोई भी जगह पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई भी जगह पे, तब उसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। तो वही लिखा है, पोटेंशियल इज ऑलवेज 0 एट एनी पॉइंट ऑन दी इक्वेटोरियल लाइन। कैसे, सपोज करते हैं कि ये इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल ढूंढना है, तो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम आने वाले हैं, डिस्टेंस नीचे सेम आया, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे ढूंढना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, नीचे की साइड सेम, कैंसिल होके 0 हो जाएगा। यानी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल का वैल्यू कोई भी पॉइंट पे 0 होगा, या हर एक पॉइंट पे सेम होगा, 0 0 0 या सेम। उसी तरीके से दूसरा एक कंसेप्ट आता है इसमें कि जो हमने इक्वेटोरियल लाइन बनाई है, ये हमने डाइपोल लिया था और इक्वेटोरियल लाइन बनाई थी। अब इक्वेटोरियल लाइन की जगह पे लाइन पेस या फिर हम एक प्लेन रख देंगे या फिर सरफेस रख देंगे, ऐसे करके सरफेस रख देंगे, ऐसे, ठीक है। सरफेस रखेंगे और सरफेस के कोई भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो वो भी 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ ये प्लस माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, सपोज, ठीक है। अब ये चार्ज से सपोज ये पॉइंट पे ढूंढना है, तो ये चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस और ये चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है कोई भी पॉइंट पे, तो नीचे की साइड सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बना के रखा है डायग्राम, ये डाइपोल है हमारा, ये एक सरफेस ले ली, कहाँ पे ले ली, इक्विपोटेंशियल अपना, ये कौन सा है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सपोज करते हैं ये कॉर्नर पे ढूंढना है हमें पोटेंशियल डाइपोल की वजह से, तो ये डिस्टेंस जितना होगा वही उतना डिस्टेंस होगा, तो दोनों सेम होंगे, नीचे की साइड सेम हो जाएगी, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। सपोज करते हैं ये पॉइंट पे हमें ढूंढना है, तो ये डिस्टेंस सेम, आंसर 0।
तो यहां से एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कौन सा, कि ऐसे सरफेस या फिर ऐसे प्लेन जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल जीरो आता है या फिर सेम आता है तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोल देंगे, ऐसे सरफेस को हम बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल जीरो आएगा, सब पॉइंट पे जीरो 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 जीरो, यानी सब पॉइंट पे सेम, तो ऐसा सरफेस या ऐसा प्लेन जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आता हो या जीरो आता हो उसको क्या बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब लास्ट केस हम ले लेते हैं, कौन सा, एट एनी पॉइंट का। अभी हमने क्या देखा, एक्सिस पे कितना आता है, तो एक्सिस पे हमने बोल दिया kp/r² जितना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आता है, जीरो के बराबर। यानी ऐसा, और प्लेन अगर कंसीडर करेंगे सरफेस, तो वो सरफेस पे के भी कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा या जीरो आएगा, जिसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब हम एक पॉइंट लेंगे m, ये पॉइंट एक्सिस का पॉइंट नहीं है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन का भी नहीं है, तो ऐसा पॉइंट m है, कोई भी पॉइंट है, आर्बिटरी पॉइंट है, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा वो ढूंढना है। तो लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली कौन सी चीज, पहली तो ये जो अपना डाइपोल है, ये -q+q, ये p डाइपोल है, ये ओरिजिनल डाइपोल p डाइपोल है, उससे ये पॉइंट p कितने एंगल पे है, तो हम बोल देंगे थीटा एंगल पे है। प्लस और क्या चाहिए हमें दूसरा, ये पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो ये जो डाइपोल है उससे कितने डिस्टेंस पे है, तो हम बोल देंगे r डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर हमें पता है कितने डिस्टेंस पे है और कितने एंगल पे वो पॉइंट है तो उसे हम लोकेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो अब हमें ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये हमारा ओरिजिनल डाइपोल मोमेंट p है, ये एंगल कितना है, थीटा है, थीटा पे पॉइंट m है, तो ये जो p है, डाइपोल मोमेंट है, उसका ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा p cos थीटा, यहाँ पे लिखा है p cos थीटा, ये p cos थीटा, और ये जो p cos थीटा है उसके परपेंडिकुलर दूसरा एक कंपोनेंट आएगा p sin थीटा। यहाँ पे क्या किया है, सिंपल ये जो वेक्टर है उसे दो भाग में तोड़ दिया है, हमने रिजॉल्व कर दिया। ये p था, ये एंगल थीटा, p cos थीटा, और ये 90 डिग्री पे p sin थीटा, और कुछ नहीं किया। यानी कि अब ये जो डाइपोल है ये रहा नहीं है, इसे हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है, अब ये है नहीं, दो पार्ट में टूट गया। अगर हमें m पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो अब m पॉइंट पे दो डाइपोल मोमेंट की वजह से पोटेंशियल होने वाला है। कौन सा डाइपोल, पहले तो m पॉइंट पे ये जो p cos थीटा डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, प्लस ये जो p sin थीटा डाइपोल मोमेंट है उसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। तो वही लिखा है m पॉइंट पे पोटेंशियल, पहले तो v पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, p cos थीटा की वजह से, और पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, p sin थीटा की वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, उसकी वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, कैसे ढूंढे, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसके लिए पॉइंट m जो है वो एक्सिस का पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट m जो है वो एक्सिस का पॉइंट बन जाएगा, एक्सिस पे है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था -q+q, और ऐसे लाइन ज्वाइन करी थी, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे पॉइंट था, एक्सिस का पॉइंट, उस पे कितना आता था kp/r²। उसी तरीके से ये डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट m एक्सिस का पॉइंट बन जाएगा, एक्सिस पे कितना होता है kp/r², तो वही लिखा है kp/r²। ठीक है, अब इसकी वजह से p sin थीटा डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट के लिए ये पॉइंट m कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट हो जाएगा। यहाँ 90 एंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता है डाइपोल की वजह से पोटेंशियल, जीरो, तो यहाँ पे लिख लिया हमने जीरो, बस। अब ये जो kp/r² लिखा है वो इसकी वजह से एक्सिस का पॉइंट है, लेकिन ये p की वजह से नहीं है, p cos थीटा की वजह से है। डाइपोल मोमेंट कौन सा है, p नहीं है, p cos थीटा है, तो हम क्या लिख लेंगे, p की जगह p cos थीटा लिख देंगे। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन किसका, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। यहाँ पे k का वैल्यू 1/4πε0 हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो हमने ढूंढा है इक्वेशन एट एनी पॉइंट का, क्या ये सही है, तो इसको वेरीफाई भी करना जरूरी है। कैसे वेरीफाई करेंगे, ये एनी पॉइंट के लिए ये रहा, सपोज करते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे यानी ये थीटा कितना होगा, ये थीटा जीरो हो जाएगा। अगर थीटा जीरो हुआ तो डाइपोल के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है थीटा जीरो, यानी एक्सिस का पॉइंट हो गया, तो एक्सिस पे कितना आता है kp/r², क्या आएगा देख लेते हैं। थीटा जीरो, ये इक्वेशन में थीटा जीरो कर दो, cos जीरो कितना हो जाएगा 1, तो kp/r², तो एक्सिस का हमें मिल चुका है। उसी तरीके से सपोज करते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है कोई,
यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, तो ये पॉइंट के लिए एंगल कितना होगा, ये थीटा 90 डिग्री होगा, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, उस पे कितना आता है, 0 आता है। चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन में थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 90, तो 0 आ गया, तो फाइनल आंसर जो हमने डिराइव किया था वही आया, यानी जो हम प्रोसीजर ये जो लाए हैं आंसर किसका, एनी पॉइंट का, वो करेक्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितनी होती थी, kq/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी थी। उसी तरीके से आज हमने देखा पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे वो कितना होता है, kq/r। पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² के प्रोपोर्शन में है, ये पोटेंशियल है वो 1/r के प्रोपोर्शन में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में कुछ थोड़ी बहुत चीज कॉमन दिख रही है। तो अब हम ये दोनों के बीच का E और V के बीच का रिलेशनशिप हम देखने वाले हैं। तो सिंपल सी एक लाइन लिखी है वो हमें याद रखनी है, कौन सी, कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल जो है वो हमेशा डिक्रीज करेगा। कहां डिक्रीज करेगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। कैसे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है, ये हो गया अर्थ हमारा। कोई भी पत्थर को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे ही आता है, यानी अर्थ का जो फील्ड है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहाँ है, टुवर्ड्स द अर्थ है, ऐसे है फील्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम कोई एक पत्थर को ये हाइट पे रखते हैं तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा इसका, यहाँ पे, ठीक है, कुछ हाइट होगी। यहाँ पे अगर रखते हैं तो कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे हाइट कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। U = mgh, जैसे h कम होगा पोटेंशियल कम होगा, यानी कि पोटेंशियल कब कम हो रहा है, जब हम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये फील्ड है, ये फील्ड ऐसे है, तो फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है +q, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे हमने बनाई हुई है। सपोज करते हैं ये पॉइंट चार्ज से ये डिस्टेंस 1 मीटर है, 2 मीटर है और 3 मीटर है। ये पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल ढूंढना है तो क्या करेंगे, kq/r, kq/1, यहाँ पे kq/r, kq/2, kq/3, यानी कि अगर हम ये फील्ड का डायरेक्शन r डायरेक्शन, ये कौन सा है, फील्ड का डायरेक्शन है, अगर हम फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल क्या करता जाएगा, डिक्रीज। पहले kq था, फिर हाफ हो गया, फिर 3 टाइम्स डिक्रीज हो गया, यानी कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, शायद से समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसे हम इक्वेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है V या डेल्टा V, पोटेंशियल, पोटेंशियल चेंज हो रहा है या पोटेंशियल नेगेटिव साइन क्या बताता है, इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स क्या, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। शायद से समझ में आ गया होगा। वापस एक बार, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ये डिक्रीज कर रहा है किसकी डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हमें माइनस से कुछ काम नहीं है, हम तो सिंपली प्लस ही याद रखेंगे, तो मॉड ले लेंगे। मॉड ले लिया तो हमें डेल्टा V = E dr मिल गया, या dV = E dr मिल गया। पॉजिटिव ही यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए याद रख लेंगे क्या, कि यहाँ पे नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, शायद से समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम आगे बढ़े। ले लिया, शायद से ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमने कंसेप्ट देखा, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसके बेस एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, 2 प्लेट्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 प्लेट है जिसे हम 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, यानी r का वैल्यू दिया है, से प्लेट A एंड B, ये हो गया A, ये हो गया B। ऑन प्लेट A पोटेंशियल इज +20 वोल्ट, ये जो हमारा प्लेट A है उस पे +20 वोल्ट पोटेंशियल है, एंड बिटवीन प्लेट A एंड B यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज प्रेजेंट। 2 प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है 10 न्यूटन पर कूलम की। और पूछा क्या है, पोटेंशियल एट B इज व्हाट, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, VB, ये प्लेट पे कितना पोटेंशियल होगा। 4 ऑप्शन देके रखे हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वापस से हम सोचेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है,
पोटेंशियल देके रखा है तो हम इक्वेशन यूज करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे वही इक्वेशन लिखा, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर, डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया तो कॉस थीटा लगा दिया, ई डी डेल्टा आर थीटा, थीटा यानी क्या, एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा आर, एंगल कितना होगा, ई का डायरेक्शन ये है, डी आर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल पता है हमें, यहां से लेके यहां जाना है, यानी ये हमारा डी आर हो गया और ये ई हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, cos 0 1 हो गया, डी आर दिया है कितना है 2 और ई दिया है 10। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिला ये दो प्लेट के बीच का, डेल्टा वी का वैल्यू हमें मिला, डेल्टा वी दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिला, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, बी पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम 20 वोल्ट बोलते हैं यहाँ पे, तो 20 यहाँ 20 यहाँ, यानी कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0, हमें तो चाहिए 20, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरीके से सपोज हम चेक करते हैं 10 वोल्ट का, तो सपोज यहाँ पे हमने 10 रखा, 10 तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, चाहिए कितना 20, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सपोज बोलते हैं 40 है यहाँ पे कितना ले लिया 40, जो लेके रखा है यहाँ पे 40 लिया, तब पोटेंशियल डिफरेंस 20 हो जाएगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 लेंगे तो 20 तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड की ये डायरेक्शन है और पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 20 से ज्यादा हो गया, यानी ये तो रॉन्ग हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, लास्ट बचा 0, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि सपोज यहाँ पे अगर हम 0 पोटेंशियल मानते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 वोल्ट आ जाएगा, और जो हमने डेफिनेशन में देखा था, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी 20 से 0 हो गया, डायरेक्ट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल भी डिक्रीज कर जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया। क्या देखा था उसमें हमने कि सच सरफेस ऑन विच पोटेंशियल रिमेन्स सेम और इक्वल, पोटेंशियल जितने भी पॉइंट है सरफेस के, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा या इक्वल होगा या 0 होगा, 0 0 0 0 5 5 5 5 10 10 10 10 15 15 15 इक्वल होगा या सेम होगा, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो है स्फीयर। ठीक है, स्फीयर कैसे, कि सपोज ये पॉइंट चार्ज है, हमने एक ऐसा सरफेस ले लिया, इमेजिनरी सरफेस ले लिया, स्फीयर सरफेस ले लिया। अब ये पॉइंट 1 है स्फीयर के सरफेस का, 2 है 3 है 4 है, सारे पॉइंट यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हाँ सही बात है। अब हमें पॉइंट 1 पे ढूंढना है, तो इसका पोटेंशियल का इक्वेशन क्या आएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, यानी हर एक पॉइंट पे आर कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आने वाला है, के क्यू बाई आर आने वाला है। यानी ये ऐसा सरफेस है जिसके कोई भी पॉइंट पे अगर ये चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ढूंढते हैं तो कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर हम बोलेंगे या फिर कोएसेंट्रिक स्फीयर बोल देंगे। कोएसेंट्रिक स्फीयर यानी क्या, एक और स्फीयर कंसीडर किया, एक और स्फीयर कंसीडर किया, ऐसे स्फीयर्स जिसका सेंटर कॉमन हो, जिसका सेंटर सेम हो। तो यहाँ पे सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ऐसे ही ये सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। उसी तरीके से अगर लाइन चार्ज की बात करें, लीनियर चार्ज की बात करें, ये लीनियर चार्ज, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, सिलेंडर होगा या फिर कोएसेंट्रिक सिलेंडर होगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पे एक पोटेंशियल ढूंढना है और यहाँ पे एक पोटेंशियल ढूंढना है, तो उसका आंसर क्या आएगा, के क्यू बाई आर। सारे पॉइंट्स पे, सारे सिलेंडर के सरफेस पे के क्यू बाई आर आने वाला है, यानी ये क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स यानी क्या, ऐसे सिलेंडर जिसका जो एक्सिस होगा वो कॉमन होगा। सपोज करते हैं ये अंदर के सिलेंडर पे 5 5 सारी जगह पे वोल्ट है पोटेंशियल, बाहर पे 2 2 वोल्ट है, यानी ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0,
यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढते हैं तो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, यानी ए पॉइंट पे 10 तो बी पॉइंट पे भी 10। अगर दोनों पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जीरो। आगे बढ़ते हैं। नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे पास ऐसी कुछ है, चार्ज को अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तब कोई भी वर्क की जरूरत पड़ेगी नहीं, वर्क कितना होगा? जीरो होगा। कैसे वर्क जीरो होगा? तो अब डेफिनेशन की हेल्प लेंगे। डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमें ढूंढना है तो क्या करेंगे? वर्क डन बाय चार्ज करते थे हम। अब ये जो वर्क डन बाय चार्ज जो हम कर रहे हैं उसके बराबर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अभी अभी हमने क्या प्रूव किया? जीरो के बराबर है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, ये क्यू को यहां ले आए। यानी कि अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करना है तो उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये शायद से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि सपोज एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, उसके परपेंडिकुलर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा, यानी इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। कैसे? वो प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के रखी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए से बी जा रहे हैं हम, या बी से ए भी जा सकते हैं। ए से बी जाएंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा, ये हमारा dr हो गया। ठीक है, अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था किसके बीच का? पोटेंशियल और फील्ड के बीच का। कौन सा पढ़ा था? कि पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। माइनस साइन हम लगाते नहीं है, हम समझ लेते हैं कि डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, बस। अब dv क्या है? यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा लगा दिया। dv अभी हमने प्रूव किया कितना होता है? जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस के कोई भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, जीरो लिख लिया। अब e dr cos थीटा ये हो गया, ई डी आर को नीचे ले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कॉस थीटा कितना हो गया? जीरो हो गया। कॉस जीरो कब होता है? जब थीटा 90 होता है। थीटा क्या है? थीटा है एंगल ई और डी आर के बीच का। डी आर तो हमें पता है पैरेलल है इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो 90 डिग्री पे ही अब ई आना चाहिए। क्यों? कॉस थीटा बराबर जीरो तो थीटा 90 हो गया, यानी कि थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए। थीटा 90 कब होगा? ये तो हमें पता है, प्लेन के पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। आगे बढ़ लेते हैं। यही जो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमने बनाए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयरिकल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से लीनियर चार्ज के लिए सिलेंडर बनाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसे और एक ऐसे हम बना देंगे, ऐसे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो कैसे समझेंगे वो? तो पहले इंटरसेक्ट करेंगे हम, फिर देखेंगे क्या होता है अगर इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करके बनाया है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है और दूसरी एक ऐसे बना के रखी है। ठीक है, सपोज करते हैं ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ऐसी होगी, यानी ये फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये डायरेक्शन में होगी। उसी तरीके से ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ऐसे होगी। यानी कि एक ही पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, जो पॉसिबल है नहीं, एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन मिलेगी। इसलिए हम बोल देंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। तो यहाँ पे वही सेम सेंटेंस लिखा है। बस एक छोटा सा न्यू एग्जांपल देख लेते हैं। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी वो हमें बतानी है। तो यूनिफॉर्म यानी क्या? कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पैरेलल हो एक दूसरे से, इक्वी डिस्टेंस पे हो यानी इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये रही हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमें क्या बनाना है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी देखा कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ऐसा प्लेन हमने बना दिया जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, खेल खत्म। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्ट वाइज। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर में, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज इन द स्टैटिक कंडीशन। यानी एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं तो हमेशा चार्ज जो होगा वो सरफेस पे आ जाएगा, यानी उसके अंदर की साइड कोई चार्ज होने वाला नहीं है। वही चीज यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडक्टर बनाया है। कंडक्टर यानी सपोज ये वायर है, वायर को कट किया, सामने से
देखा तो ऐसा कुछ कंडक्टर है, जितना भी चार्ज है वो सरफेस पे रहेगा, अंदर एक्सेस चार्ज है नहीं, अंदर चार्ज होगा नहीं, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, तो गॉस लॉ का हेल्प लेंगे हम। गॉस लॉ ने क्या बोला था, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं हम, कोई गॉसियन सरफेस, तो अंदर की साइड तो कुछ चार्ज है नहीं, अंदर की साइड चार्ज नहीं है, तो क्यू इनसाइड जीरो, यानी फाई जीरो हो जाएगा। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, एरिया तो कभी जीरो होता नहीं है गॉसियन सरफेस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर की साइड जीरो हो जाएगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर के अंदर, वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस एट एवरी पॉइंट, यानी कि कोई चार्ज कंडक्टर है जिसके सरफेस पे बहुत सारे चार्ज है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी कंडक्टर के। जैसे कि ये पॉइंट पे कंडक्टर के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, बस ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब कैसे परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर के सरफेस से, तो वो समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर से परपेंडिकुलर ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी है नहीं, हमने बोल दिया ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो परपेंडिकुलर नहीं है। कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट, ये ई साइन थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। अब ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है वो ऐसे है, तो वो क्या करेगा, ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पे प्लस चार्ज सरफेस पे, जो ये फर्स्ट प्लस चार्ज है उस पे क्या फोर्स लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर प्लस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ई कॉस थीटा इसको फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स होके आगे आएगा, ये दूसरे चार्ज को फोर्स लगाएगा, तीसरे चार्ज को फोर्स लगाएगा, यानी चार्ज कैसे आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो सरफेस पे चार्ज ऐसे फ्लो नहीं कर पाते, यानी कि ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये ई को वहां ले लिया, यानी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस जीरो थीटा बराबर 90 पे होता है, यानी ये जो हमने थीटा माना था, ये जो थीटा हमने माना था वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। शायद से आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस, यानी ये क्या बताना चाहता है कि कंडक्टर हमने लिया, वो कंडक्टर के अंदर की साइड जितना भी वॉल्यूम है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, यानी ए पे जो पोटेंशियल है वही बी पे पोटेंशियल होगा। और क्या बता रहा है कि जो अंदर की साइड जितना पोटेंशियल होगा ना, उतना ही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा, यानी वीए बराबर वीबी तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे जितना पोटेंशियल है वो भी उतना ही वहां पे पोटेंशियल है, यानी वीए बराबर वीबी और बराबर वीसी है। वीए बराबर वीबी तो हमें मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल वही यहाँ पे पोटेंशियल। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो दो पोटेंशियल है ये दो पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, डेफिनेशन का हेल्प ले लेंगे। क्या करेंगे, ये ए से लेके सी, ए सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के बीच का ढूंढना है, तो वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज करो, ठीक है। एसी वर्क डन कितना करना पड़ता है, जीरो, यहाँ पे लिखा है नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ये भी हमने देखा, तो जीरो हो जाएगा डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज, यानी वी ए माइनस वी सी जीरो हो गया, यानी ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही सी पॉइंट पे है और ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वही बी पॉइंट पे है, यानी वी ए वी बी वी सी सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, जो ये हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट है कहना चाहता है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है, उसको हमने कट किया है, तो ये कंडक्टर सामने से दिख रहा है, सारे प्लस चार्ज सरफेस पे है। अब सरफेस पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर बता रहा है। कोई भी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कैसे, यहाँ पे डायग्राम बनाया है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हमें पता है। ये सिलेंडर जो हमने लिया है वो गॉसियन सरफेस है। सिलेंडर कैसे रखा है हमने वो इमेजिन करना जरूरी है 3 डायमेंशन में। ये हमारा कंडक्टर है, कट किया, सामने से देखा, अब वो जो सिलेंडर है उसे हमने ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे रखा है सिलेंडर को। ये नीचे की फेस हो गई इसकी 2 नंबर की, ये ऊपर की फेस हो गई और ये कर्व्ड फेस हो गई 3 नंबर की, ठीक है। ये कंडक्टर है पूरा, ऐसे ऐसे कंडक्टर है, ये ऐसे कंडक्टर है, ठीक है। ये 1 2 और 3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी 1 सरफेस में से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए और सरफेस
से परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो डायरेक्शन ये समझ में आ गया। ये सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, सेकंड के लिए अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये जो अंदर की साइड है ये सरफेस, अंदर की साइड तो ई का वैल्यू 0 है। काउट सरफेस की बात करें, काउट सरफेस की बात, तो ये चार्ज की वजह से यहाँ पे चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और काउट सरफेस की वजह से एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। अब गॉस लॉ का यूज करते हैं हम। गॉस लॉ क्या बोलता है, फ्लक्स इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स अगर हमें ढूंढना है तो ई डी ए फर्स्ट सरफेस की वजह से, ई डी ए दूसरी सरफेस की वजह से, ई डी ए तीसरी सरफेस की वजह से, तीनों को टोटल करेंगे तब जाके टोटल फ्लक्स मिलेगा। फर्स्ट सरफेस की वजह से थीटा कितना होगा, ई डी ए कॉस थीटा, फर्स्ट सरफेस ये रही, ये रहा, एक ही डायरेक्शन यानी थीटा 0। सेकंड सरफेस के लिए मैंने क्या बोला, ई का वैल्यू 0 है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो 0 लिख दिया डायरेक्ट। थर्ड सरफेस काउट सरफेस, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लिया 90 डिग्री, कॉस 90 0 हो गया, यानी ये टर्म निकल गया, ये टर्म निकल गया। फ्लक्स फर्स्ट सरफेस की वजह से बना, कॉस 0 1 हो गया, ई डी ए, ई को बाहर निकाल दिया, फाई की जगह क्या लिख दिया, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डी ए छोटे छोटे डी ए डी ए डी ए ज्वाइन करते गए, टोटल ए मिल गया। क्यू इनसाइड अंदर कितना चार्ज होगा, सरफेस पे कितना चार्ज होगा पता नहीं है, तो हम हेल्प लेंगे किसका, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी का हेल्प लेंगे, यानी सरफेस यानी ये कंडक्टर है उसके यहाँ पे एग्जैक्ट सर्कल पे कितना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे सरफेस चार्ज, सॉरी माय मिस्टेक, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे Q का वैल्यू सिग्मा इंटू ए। सो ए आ गया, ए से ए कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें पूछा था कि कंडक्टर के कोई भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट पे, सरफेस के कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर होगा। हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फिर उसे फैराडेज केज बोलते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, डायग्राम से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक इंसान कार में बैठा है, दूसरा इंसान बाहर सड़क पे खड़ा है, बारिश का मौसम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजली गिर रही है, तो ये इंसान पे जब बिजली गिरेगी तब ये मर जाएगा, ये अनसेफ है। ये इंसान पे, ये कार पे बिजली गिरेगी जिससे करके ये बच जाएगा। अब कार पे अगर बिजली गिरती है तो क्या होगा कि जो भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज ये जो कार है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि कार क्या है, कार एक कंडक्टर है, और अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाएगा, अंदर जाएगा नहीं। इसका मतलब अंदर कुछ भी चार्ज नहीं है, यानी अंदर की साइड क्यू इनसाइड कितना है, 0 है। अगर क्यू इनसाइड 0 है तो अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये इंसान को शॉक लगने वाला नहीं है, ये सेफ हो जाएगा। तो ये जो पूरी फिनोमिना है या फिर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसे हम बोल देंगे फैराडेज केज के, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा नहीं पाएगी। जब सेम चीज हमने ऑब्जर्व की होगी कब, जब हम लिफ्ट में होते हैं, तब हमारे जो मोबाइल के टावर होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिफ्ट क्या है, कंडक्टर है, लोहे का बना हुआ होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर से आते हैं वो सरफेस पे ही रह जाते हैं, अंदर आ नहीं पाते, क्योंकि एक फैराडेज केज बन जाता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब लिखना क्या है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, हमें पता है, बिकॉज एज वी चार्ज द कंडक्टर then all the charge will reside on the surface। तो सरफेस पे चार्ज है, इनसाइड कुछ चार्ज है नहीं, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो पर्सन विल नॉट गेट द शॉक एज कार इज अ कंडक्टर, कार एक कंडक्टर है तो अंदर जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी तो उसे शॉक लगेगा नहीं। चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कार, और ये फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फैराडेज केज या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आखिरी टॉपिक किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। बाद में हम कैपेसिटेंस पे जाएंगे, तो ये आखिरी टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कि डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक यानी क्या, तो डाइइलेक्ट्रिक जो होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है जो स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर यानी क्या, कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। लेकिन डाइइलेक्ट्रिक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है। स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर के पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक यानी क्या, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर जिसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और साथ ही साथ डाइइलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
शो करता है। अब क्या है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे शो करता है वो देख लेंगे धीरे धीरे। फिलहाल डाइलेक्ट्रिक के 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला कौन सा, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है, ऐसा एक मटेरियल है जिसे डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। वो मटेरियल की खासियत क्या है, डाइलेक्ट्रिक की बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि वो स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है। डाइलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, देख लेंगे आगे। नेक्स्ट आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि जब भी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब कंडक्टर के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो फिनोमिना है सेपरेट होने की पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, उसे पोलराइजेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में उसे आयोनाइजेशन बोलते हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन यानी कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पास्ड देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड, ये फिनोमिना को बोल देंगे पोलराइजेशन। अब डाइलेक्ट्रिक को और अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले कंडक्टर का केस ले लेते हैं, बाद में डाइलेक्ट्रिक का केस लेंगे, आसानी से समझ में आए इसके लिए। तो कंडक्टर यहाँ पे बनाया है, ऐसा एक कंडक्टर है, कट किया है, सामने से ऐसा दिखेगा। कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड देते हैं ऐसे करके कुछ ये डायरेक्शन में, तब क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ये साइड आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दी हमने, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर होता है। यानी कि एक्सटर्नल फील्ड अगर हमने कंडक्टर को दी तो कंडक्टर के अंदर की साइड ऑटोमेटिकली एक दूसरी फील्ड बन जाएगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, ई इनसाइड ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम की दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पलट के 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड बन जाएगी। अगर हमने 20 न्यूटन पर कूलम की दी तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाई तो क्या होगा, इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएंगे, यानी यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यानी और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर एक्सटर्नल फील्ड 30 की देते हैं तो और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो और फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इनसाइड फील्ड बढ़ जाएगी। यानी जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे इंटरनल फील्ड भी बढ़ती जाएगी। यानी एक्सटर्नल फील्ड होगी किसके बराबर, इंटरनल फील्ड के बराबर। 10 का तो 10 का इलेक्ट्रॉन आ गए, 50 का तो 50 का, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत है तो वापस आ गए। यानी एक्सटर्नल फील्ड और इंटरनल फील्ड दोनों बराबर होगी। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कंडक्टर के अंदर की साइड, तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंटरनल फील्ड, और एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड दोनों सेम है, कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, 0 होगी। वही हमने पिछले टॉपिक में देखा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों 0 होती है, ये रीजन के कारण। ठीक है, अब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर जिसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। कैसे देख लेते हैं। अब कंडक्टर को हमने कहाँ रखा है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। सपोज करते हैं एक्सटर्नल फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम की एक्सटर्नल फील्ड हमने दे दी, उसके कारण क्या होगा, अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे आ चुके, यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, इंटरनल फील्ड बन गई। कितनी बनी, सपोज करते हैं 10 न्यूटन पर कूलम बन गई। अब अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाई 20 करी, तब अंदर कितनी बनेगी, तभी 10 ही होने वाली है। क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन ये कहां से लाएगा, इसके पास तो है नहीं। 30 करी सपोज एक्सटर्नल, तब भी ये 10 ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमेशा जो एक्सटर्नल फील्ड होगी उसका वैल्यू बड़ा होगा इंटरनल फील्ड से। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है, सेम है नहीं कंडक्टर की तरह, तो बड़ा वैल्यू छोटा वैल्यू, यानी अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ आंसर आएगा, यानी इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी नहीं, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू बताएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। दूसरी एक चीज इसमें समझने वाली वो है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने ही नहीं देगा, 0 ही रखेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, पहले हमने 10 दी तो इसने 10 बना दी, ठीक है, चलो वो तो छोड़ दो। 20 करी तो ये 10 ही बनाएगा, यानी पहले 20 थी अब 10 हो गई, यानी 20 माइनस 10 10 हो गई, 20 से 10 हो गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है हमें, क्या, डाइलेक्ट्रिक हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसको और अच्छे से समझते हैं। 2 टाइप आते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर यानी क्या, कि जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो। क्या है नेट डाइपोल मोमेंट 0,
देख लेंगे धीरे धीरे। जनरली हमने क्या पढ़ा था, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट हमेशा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है। कैसे, ये जब समझेंगे तब आइडिया आ जाएगा। अब जैसे कि H2 ले लेते हैं, H2 में क्या होता है, 2 H ले लिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये H क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 2 खत्म कर देगा अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में। ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयर करेगा, 2 खत्म कर लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अगर गेन किया तो माइनस चार्ज आ जाएगा, लूज किया तो प्लस चार्ज आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस जैसी कुछ कहानी है नहीं, यानी नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। उसी तरीके से O2 की बात करें तो O2 के आउटर मोस्ट शेल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 2 O2 तो ले लिया। अब ये O क्या करेगा, 6 है तो 2 इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा, ये 6 2 इससे ले लेगा, यानी प्लस माइनस जैसा कुछ आएगा नहीं, यानी नेट इलेक्ट्रिक मोमेंट जो होगा, सॉरी नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब इसके सिंबल की बात करें तो ऐसा सिंबल होता है सर्कल प्लस माइनस नेट डाइपोल मोमेंट कितना, 0। नॉन पोलर की बात करें तो इसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होता है। कैसे, जैसे कि HCl, H के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, Cl के पास होते हैं 7। अब ये H क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन H लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया H, और ये एक लेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। डाइपोल मोमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू है, तो उसे बोल लेंगे नॉन पोलर। उसी तरीके H2O की बात करें तो O के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे, H के पास 1, तो ये एक एक इसको दे देगा, यानी H 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज 2 आ जाएंगे। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी इसका डाइपोल मोमेंट 0 होने वाला नहीं है। और इसका जो सिंबल है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा प्लस और माइनस सेपरेट है, यहाँ पे सेपरेट है नहीं, क्यों, शेयर कर रहे हैं, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट 0, यहाँ पे सेपरेट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ इसका वैल्यू होगा। दिल से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। ले लिया होगा आपने। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं नॉन पोलर। अभी हमने देखा नॉन पोलर कैसा होता है, सर्कल प्लस का सिंबल, ये रहा सर्कल प्लस का सिंबल नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर एक मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक का जो नॉन पोलर है, इसके अंदर ऐसे डाइपोल है, कैसा है, इसका डाइपोल मोमेंट 0, प्लस माइनस कुछ नहीं है, शेयर कर रहे हैं। इसलिए जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा, ये माइनस वाले फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, प्लस वाले फील्ड की डायरेक्शन में भागेंगे, यानी कि अब ये ऐसे करके ऐसे हो जाएंगे, पहले सर्कल था अब ऐसे हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये साइड प्लस ये साइड, तो वापस से अंदर की साइड क्या बन जाएगा, प्लस से लेके माइनस एक इंटरनल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। अब ये सेपरेट हो गए, यानी पोलराइज हो गए हैं, पोलराइज हुआ तब जाके अंदर की साइड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अब सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड 10 का देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर भी 10 बन जाएगा, यहाँ अंदर भी 10 बन जाएगा। अगर हम 20 का देते हैं तो इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेटर है डाइलेक्ट्रिक, तो भी वो 10 का ही रहेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी हम बोल देंगे एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू इंटरनल से बड़ा ही होने वाला है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें एक्सटर्नल माइनस इंटरनल होगी, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, हमने 20 का दिया, पहले 20 था 10 बना दिया, यानी 20 माइनस 10 10 हो गया, यानी रिड्यूस हो गया, यानी इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गई, पोलराइजेशन के कारण। पोलराइजेशन पहले क्या था, प्लस माइनस साथ में ही था, ठीक है। पोलराइजेशन यानी क्या, प्लस माइनस जब सेपरेट होते हैं तो उसे पोलराइजेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे पोलराइजेशन होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। उसी तरीके से अगर पोलर की बात करें, पोलर में हमने कैसा देखा था, ऐसा सिंबल था, नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता था, तो ऐसे कुछ डाइपोल मोमेंट ऐसे पड़े हैं, प्लस माइनस, ठीक। अगर इसे हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, ये माइनस वाले ऐसे हो जाएंगे, ये माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस पीछे आ जाएगा, ये माइनस, ये वाला माइनस पलट के ऐसे आ जाएगा और प्लस वाला ये साइड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गए सारे, यहाँ पे प्लस आ गए, वापस प्लस से माइनस एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारी। वापस से अगर हम इसे 10 का देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो पलट के ये 10 का बना देगी, लेकिन 20 का देंगे तो भी 10 ही रहने वाला है, कम फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे भी हम बोल देंगे कि एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल से ज्यादा होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, पहले 20 थी तो 20 की वजह से 10 बनी, यहाँ पे तो 10 रह गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गई। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट हुआ, इसलिए। पहले अलाइनमेंट नहीं था, पहले कैसे भी पढ़े थे, नेट इलेक्ट्रिक कुछ एक्सटर्नल फील्ड दी
तो ये अलाइन हो गए। अलाइन करने के बाद ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, जबकि ये जो है नॉन पोलर वो क्या करेगा, पोलराइजेशन होने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, ये अलाइन होने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, कौन सा, कि कितना पोलराइजेशन होता है। हमने बोला पोलराइजेशन यानी सेपरेट होता है, लेकिन कितना होगा पोलराइजेशन। जैसे कि यहाँ पे पोलराइजेशन अभी है नहीं, P 0 है। जब एक्सटर्नल फील्ड देंगे तब जाके पोलराइजेशन होगा, ये सेपरेट हो जाएंगे, माइनस और प्लस इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बन जाएगी, ठीक है। अब कितना पोलराइजेशन होगा, तो हम बोल देंगे कि जितना एक्सटर्नल फील्ड देंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। सपोज करते हैं पहले कुछ ऐसा था प्लस माइनस, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो सपोज थोड़ा सा ऐसा हुआ प्लस माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो थोड़ा सा और ऐसा हो गया प्लस माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो हो गया प्लस माइनस। यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा उतना पोलराइजेशन, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन को ये सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E है ही। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट रखेंगे, जिसका सिंबल ये है, जिसे काई बोलते हैं, ठीक है। काई, काई क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी क्या, कि जो हमारा डाइइलेक्ट्रिक है वो कितना इजीली पोलराइज हो जाता है। पहले तो पोलराइज है नहीं, बाद में जब एक्सटर्नल फील्ड देंगे तब जाके पोलराइज होगा। तो कितना इजीली वो पोलराइज हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। और काई जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। वो क्या बताता है, कितना इजीली ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है। अब ये चीज को समझने के लिए हम दो मटेरियल ले लेंगे, हर एक मटेरियल का काई अलग अलग होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं एक मटेरियल का काई कुछ 1 है, यानी एक मटेरियल का काई कुछ 1 के बराबर है। हमें पोलराइजेशन कितना चाहिए, 10 का चाहिए। यहाँ पे पोलराइजेशन 10 का चाहिए, तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तो 10 की इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, तब जाके दोनों साइड बैलेंस होगी, ठीक है। तो 10 की इलेक्ट्रिक फील्ड दी बहुत सारी, तब जाके 10 का पोलराइजेशन मिला। दूसरा एक मटेरियल हमारा किस उसका जिसका काई 5 है, हमें पोलराइजेशन तो सेम चाहिए, 10 का ही पोलराइजेशन चाहिए, काई कितना है 5 है, तो हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, बस 2 का ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोलराइजेशन 10 का मिल जाएगा। यानी काई क्या बताता है, काई ये बताता है कि कितना इजीली पोलराइजेशन हो सकता है। अगर हमने ऐसा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया जिसका काई का वैल्यू ज्यादा है तो बड़ी आसानी से पोलराइजेशन हो जाएगा। शायद से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, पोलराइजेशन यानी क्या। पोलराइजेशन यानी हाउ मच चार्जेस आर सेपरेटेड पर यूनिट एरिया। कितना चार्ज सेपरेट हो रहा है, पोलराइज सेपरेट होना है, पोलराइज होना, कितना चार्ज सेपरेट हो रहा है यूनिट एरिया पे। अगर यूनिट एरिया पे ज्यादा चार्ज सेपरेट हो रहा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, कम चार्ज सेपरेट हो रहा है तो पोलराइजेशन कम है। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो क्यू क्या है, चार्ज है, यानी चार्ज यानी कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर में तो कूलम पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, पोलराइजेशन का यूनिट हो गया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। अभी हमने क्या देखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पिछले चैप्टर में कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q by r स्क्वायर। वापस से पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल भी ढूंढ रहा था कि Q by r के बराबर। अब हम ढूंढेंगे एक सिंगल चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो वो 0 के बराबर होगा। तो एक चीज हमें याद रखनी है, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज, एटलीस्ट 2 चार्जेस आर रिक्वायर्ड। सिंगल चार्ज की वजह से कभी भी पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, 0 होती है, ठीक है। उसके लिए 2 चार्ज की जरूरत पड़ेगी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज करते हैं ये एक पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये आंसर हम कहाँ से ढूंढ पाए, हमने एक रेफरेंस प्लेन लिया, ये रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर है। अगर रेफरेंस हमारे पास नहीं है तो हम पोटेंशियल एनर्जी बता नहीं सकते। ऐसे ही हम एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए। तो उसके लिए हमने 2 चार्ज ले लिए, Q1 Q2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे दूर है। अब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है 2 चार्ज की वजह से, वो ये दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में है। और ऐसा देखा गया कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये 2 चार्ज का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन में है, यानी ये
एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो Q1 Q2 डिवाइड बाय R आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू 9 × 10⁹। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए 0 अनडिफाइंड ऐसा भी बोल सकते हैं। और K का वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यही लाइन यहाँ पे लिखी है विथ सिंगल विथ साइन, हमें चार्ज यहाँ पे रखने हैं। विथ साइन यानी माइनस चार्ज है यहाँ पे, तो -Q2 रखना है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए छोटे से न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूमेरिकल है, ट्राइंगल दिया है, वर्टाइस इस पे Q Q Q चार्ज रखे हैं 1 2 3, और डिस्टेंस A दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हमें क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। अभी अभी हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज की वजह से होती है, तो हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है वो ये दो चार्ज की वजह से होगी, 1 2 की वजह से, ये 2 3 की वजह से होगी तो 2 3 लिख लिया, और ये 3 1 की वजह से होगी तो ये 3 1 लिख लिया। कितनी होगी, KQ/R², KQ1 QQ बाय A। ये डिस्टेंस ये भी सेम, यानी क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स KQ²/A हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरीके से यहाँ पे एक स्क्वायर देके रखा है, स्क्वायर की साइड्स देके रखी है AA, डायगोनल अगर नहीं दिया डिस्टेंस तो हम पाइथागोरस अप्लाई करके भी ढूंढ सकते हैं A√2। पूछा क्या है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। कैसे ढूंढेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, वापस से पैर बनाएंगे तो पहले तो हो जाएगा ये 1 2 की वजह से लिख लिया, फिर ये 2 3 की वजह से लिख लिया, 3 4 की वजह से लिख लिया, 4 1 की वजह से लिख लिया। ठीक है, अब और दो पैर भी बची है, कौन सी 1 3 और 2 4, यानी ये डायगोनल वाली 1 3 की वजह से भी होगा और 2 4 की वजह से भी होगा। ठीक है, बस अब चार जो पैर है हमारी, इसका इक्वेशन क्या आएगा, K Q1 Q2 डिवाइड बाई A। ठीक है, K Q2 Q3 डिवाइड बाई A, ऐसे Q4 Q1 डिवाइड बाई A। अब ये 2 4 के लिए क्या करेंगे, K Q2 Q4 डिवाइड बाई A, डायगोनल कितना है A√2, और ये जो बचा 1 3 वाला उसके लिए भी डायगोनल कितना है A√2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हमें कोई पूछे कि सिंगल चार्ज है उसकी वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या बोल देंगे, 0 होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, जब वो इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम उसे रखा है तब। तो उसके लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट रख दिया +Q, या फिर डाइपोल रख दिया जिसका डाइपोल मोमेंट P के बराबर है, ये +Q है ये -Q है। जब ऐसे हम डाइपोल रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है तो क्या होगा, या ये +Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा QE जितना, ऐसे ही ये माइनस चार्ज पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इनिशियली ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ठीक है, थीटा एंगल पे है। अब यहाँ पे फोर्स लगेगा तो टॉर्क लगेगा, तो ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, यानी फाइनली इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0। एंगल किसके बीच का, P और E के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। यहाँ पे P और E के बीच का एंगल थीटा है, टॉर्क लगने के कारण ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है कि यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसके पास। अब हम ऐसा बोल देंगे कि जितना हम वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। जैसे कि एक तीर कमान है, ये ऐसे करके अगर हम खींचते हैं इतना ही, कुछ वर्क किया तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, और खींचा और वर्क किया तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई उसकी, यानी जितना वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, कौन सा, कि यहाँ पे जितना वर्क करेंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ लाने में ये कुछ वर्क करेगा, अगर यहाँ से यहाँ ये आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा, यानी इसने कुछ वर्क किया तो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही चेंज हुआ। तो हमें ये चीज याद रखनी है, क्या, W = U, या फिर ΔU = W। यानी कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है तो सिंपली हम वर्क फाइंड कर देंगे, जितना वर्क का आंसर आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है W = F.x, फोर्स इंटू डिस्टेंस। किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होगा, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कितना होता है, W = इंटीग्रेशन ऑफ F.dx। तो ये इक्वेशन का हम यूज करेंगे। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है F.dx का।
यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, यानी फोर्स की जगह हम टॉर्क लिख लेंगे। ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो डी थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था टॉर्क का, क्या था, पी क्रॉस ई था, तो वही पी क्रॉस ई यहाँ पे रख देंगे टॉर्क का इक्वेशन, डी थीटा लिख दिया यहाँ पे। बाद में ये P क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव किया, साइन थीटा लिख लिया, डी थीटा आ गया P, यानी डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, बाहर निकाल देंगे, थीटा वेरी कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस टर्म बाहर निकाली तो हमें वर्क मिल गया। अब वर्क किसके बराबर होगा, वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो लिख लिया U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। कॉस थीटा को रिमूव करना है तो डॉट लगा देंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमें कितना मिल गया, माइनस पी डॉट ई या फिर पी कॉस थीटा। अब यही चीज को अच्छे से समझेंगे हम न्यूमेरिकल लेके। तो अब तक हमने क्या देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस पी कॉस थीटा या फिर माइनस पी डॉट ई या फिर माइनस पी कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वर्क डन ऑन डाइपोल when dipole is rotated from theta 1 angle to theta 2 angle in electric field। यानी हमें क्या ढूंढना है कि डाइपोल एक रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पर रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे बनाई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले डाइपोल थीटा 1 एंगल पे था, उसको रोटेट किया हमने थीटा 2 पे, यानी इनिशियली थीटा 1 से थीटा 2 तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखा है जितना वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पी कॉस थीटा, फाइनल कौन सा एंगल है, थीटा 2 है, तो माइनस पी कॉस थीटा 2, इनिशियल कितना एंगल है, थीटा 1 है, तो माइनस पी कॉस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे लिख लेंगे, ये पीछे आ जाएगा, पी और ई कॉमन निकाल देंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि इतना वर्क करना पड़ेगा अगर हमें डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस ये इक्वेशन के बेस पे ये न्यूमेरिकल एकदम से सिंपल हो जाएगा। क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। मोस्ट स्टेबल से मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन पे अगर हमें डाइपोल को रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट कराना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा। अब मोस्ट स्टेबल पोजीशन यानी क्या, ये जो पोजीशन है ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है, ठीक है, यानी कि जब एंगल P और E के बीच का एंगल 0 हो तब मोस्ट स्टेबल है। इसको रोटेट करा के 180 पे हमें यहां लाना है, ये कौन सा हो गया, मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन है। क्या है वो सारी चीज फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। तो फिलहाल याद रखना, थीटा का एंगल 0 होगा तब कौन सा हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है, और 180 होगा तो कौन सा हो जाएगा, अनस्टेबल। बस तो इसके अंदर रख देंगे, थीटा 1 क्या है 0, थीटा 2 क्या है 180, 0 कितना 1, 180 कितना -1, माइनस माइनस प्लस, तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हम कैपेसिटर पोर्शन में। कैपेसिटर यानी क्या वो सबसे पहले समझ लेते हैं। कैपेसिटर एक होता है सिंपल सा कंडक्टर, ठीक है, वो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। यानी कैपेसिटर का क्या काम है, वो चार्ज को स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब क्वेश्चन आएगा कि क्यों कैपेसिटर का यूज करना पड़ता है हमें, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे घर में जो फैन होते हैं वो फैन को जब हम स्टार्ट करते हैं तब इनिशियली उसे बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है रोटेट कराने के लिए, और इतना ज्यादा करंट आता नहीं है, ठीक है, तो इनिशियली उसे बहुत ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की हुई है वो सडनली उसे दे देगा तो फैन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कैपेसिटर का जरूर पड़ता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई टेबल को खिसकाना है तो इनिशियली बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, एक बार हमने मोशन में ले लिया उसे तो बाद में थोड़े से फोर्स में भी वो चलता जाएगा। ऐसे ही फैन को इनिशियली चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी जो एक्स्ट्रा करंट देगा उसे, एक बार वो रोटेशन में आ गया फिर नॉर्मल करंट से वो चलता जाएगा, इसलिए कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। उसी तरीके से कैमरे के अंदर फ्लैश लाइट जो होती है वो भी कैपेसिटर की वजह से ही होती है, क्योंकि कैमरा के अंदर अप्रोक्सीमेट 1.5 वोल्ट की बैटरी आती है और कैमरे से जो फ्लैश निकलता है उसके लिए करीब करीब 25 एम्पियर जितना करंट चाहिए। तो इतनी बैटरी से इतना सारा करंट पॉसिबल है नहीं, कहां से लाएगा, कैपेसिटर से लाएगा, ठीक है। अब कैपेसिटेंस की बात समझ लेते हैं। कैपेसिटेंस यानी क्या, तो कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या बताता है कि कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज, यहाँ पे लिखा है हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल पे।
कैपेसिटेंस का सिंबल सी है, कैपेसिटेंस का सिंबल सी है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की, वो क्या बताता है, कैपेसिटर यूनिट पोटेंशियल पे कितना चार्ज स्टोर कर पाता है। अगर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, ऐसा हम बोल नहीं सकेंगे, क्यों, वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल क्या याद रखना है हमें कि कैपेसिटेंस क्या बताएगा कि जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है यूनिट पोटेंशियल पे। इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो चार्ज का ऐसा यूनिट, चार्ज का यूनिट क्या आएगा, कूलम, पोटेंशियल का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, फराड आ जाएगा। फराड क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट किसका, कैपेसिटेंस का। अब पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर हुआ करते थे। स्फेरिकल कैपेसिटर का कुछ रेडियस आर है, सरफेस पे कुछ प्लस चार्ज यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ पे चार्ज को इसने होल्ड किया है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी अभी हमने देखा कैपेसिटेंस यानी क्या, कि कितना चार्ज स्टोर कर रहा है यूनिट पोटेंशियल पे, ठीक है, तो वो लिख लिया। पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा के क्यू बाई आर के बराबर होता है, के क्यू बाई आर, ये रेडियस ले लिया, Q से Q कैंसिल, C R बाई के हो गया। K का वैल्यू कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/K का वैल्यू रख लिया तो हमें कैपेसिटेंस मिल गया किसका, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मिल गया। अब ये जो कैपेसिटर है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, फिलहाल अभी यूज में है नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैपेसिटर है उनकी जो साइज है वो बहुत ही लार्ज है, बहुत ही लार्ज है, और इतनी लार्ज साइज के सामने उसका कैपेसिटेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम चार्ज होल्ड कर पाता है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाता है। कैसे, तो वो देख लेते हैं। जैसे कि हमें एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है जिसका कैपेसिटेंस हमें चाहिए 1 फराड के बराबर। 1 फराड का कैपेसिटेंस यानी बहुत ही कम। अगर हमें स्फेरिकल कैपेसिटर से 1 फराड का कैपेसिटेंस चाहिए तो उसकी रेडियस कितनी रखें, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 फराड यहाँ पे है, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आर आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, 9 × 10⁹ मीटर, यानी इतना बड़ा रेडियस का अगर हम स्फीयर लेते हैं, जबरदस्त बड़ा, तब जाके हमें 1 फराड का कैपेसिटेंस मिलेगा, इसलिए ये आउटडेटेड हो चुके हैं। दूसरा क्या इसका डिसएडवांटेज था कि इसमें एनर्जी जो थी वो बाउंड नहीं हो पाती थी। एनर्जी बाउंड नहीं हो पाती थी यानी क्या, कि ये हमारा कैपेसिटर है, प्लस चार्ज है, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी बाहर, यानी बाउंड करने वाला कोई है नहीं, पकड़ने वाला, रोकने वाला कोई है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे आया तो न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज जीरो। सरफेस पे आया, न्यूट्रल हो जाएगा, चार्ज जीरो, यानी कि चार्ज कम होता जाएगा। चार्ज कम होता जाएगा तो कैपेसिटेंस कुछ रहेगा नहीं उसका। तो ये दो रीजन की वजह से ये क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने देखा स्फेरिकल जो कैपेसिटर थे उसमें प्रॉब्लम्स आते थे, एनर्जी बाउंड नहीं हो पाती थी, चार्ज न्यूट्रल हो जाता था, तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती थी, लार्ज साइज था। तो उसके सॉल्यूशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ऐसी दो प्लेट्स होती है कंडक्टर की, एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होता है। यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्ज कैसे हो जाएंगे, जीरो, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे तब हमेशा हम चार्ज कौन सा लेने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज है उसकी ही बात करेंगे हम। अब ये जो प्लेट है उसका कुछ एरिया A1 है, इसका कुछ एरिया A2 है, दोनों के एरिया कैसे होंगे, बराबर होंगे। दोनों पे चार्ज कितने होंगे, बराबर होंगे। और ये दोनों जो प्लेट है वो बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे सेपरेट की गई होती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस D है इसके सामने ये जो प्लेट का एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, यानी इनफाइनाइट है, यानी कि इसके सामने ये इनफाइनाइट है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है D जो है बहुत 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 छोटा है A के सामने, यानी कि D के लिए ये एरिया इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट यानी जबरदस्त बड़ी प्लेट है, ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर ये बोर्ड पे एक चींटी है तो ये चींटी के लिए ये बोर्ड कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से इसके रेफरेंस में ये कैसा हो गया, इसका एरिया इनफाइनाइट हो गया, यानी हम बोल देंगे कि एरिया कैसा है, इनफाइनाइट है इसके कंपेयर में। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के। अब क्वेश्चन आएगा कि ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज सारे कैसे लाए हम, ये प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाए हम। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि दो प्लेट पहले हम ले लेंगे जो कि न्यूट्रल होगी, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे सपोज 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पे भी 10 पॉजिटिव चार्ज तो 10 नेगेटिव चार्ज होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे लाए यहाँ पे, तो उसके लिए हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल
इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा यानी नेगेटिव चार्ज निकाल देगा, यानी एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया यानी पॉजिटिविटी आ गई इस पे यानी प्लस आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो निकाला है वो यहाँ पे रख देगा यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा यानी ये जितने पॉजिटिव होते जाएंगे उतने नेगेटिव होते जाएंगे। तो इस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं कैपेसिटर को। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की ओर। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाउंड की गई है, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रही, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड हो चुकी है, जो वहां पे डिसएडवांटेज था तो यहाँ पे हमने एडवांटेज ले लिया, बाउंड कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अभी अभी हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है कि कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है यूनिट पोटेंशियल पे। ठीक है, यहाँ पे हमने दो प्लेट लिए हैं यानी दो प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसलिए V की जगह हमने क्या लिख लिया, डेल्टा V लिख लिया। अब इक्वेशन पे से तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और पोटेंशियल पे, लेकिन एक्चुअल में कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इक्वेशन के हिसाब से तो कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं डिपेंड करता, क्यों? तो उसका सिंपल सा रीजन है क्या कि सपोज करते हैं एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस 2 फराड है। 2 फराड यानी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलेगा कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल पे ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, 2 कूलम का चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे ये 2 कूलम का चार्ज स्टोर करेगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे 2 वोल्ट कर देंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, यानी फिर भी कैपेसिटेंस तो 2 ही रहने वाला है। अगर हम ये पोटेंशियल जो है उसे 1 वोल्ट और बढ़ा देंगे, 3 वोल्ट कर देंगे, तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी कैपेसिटेंस तो 2 ही वोल्ट रहने वाला है। यानी यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन आएगा तो सर किस पे डिपेंड करता है, तो वो जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, जो मीडियम की होगी वो। तो यहाँ पे डायमेंशन कौन से हो गए, वो एरिया पे डिपेंड करेगा, ये भी एक डायमेंशन है, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा। यानी कैपेसिटेंस 3 चीज पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन यानी एरिया और डी, और एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी। अब कैसे डिपेंड करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है जिसका एरिया कैसा है, इनफाइनाइट इसके रिस्पेक्ट में। ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी यानी E1 ये डायरेक्शन में होगी, और सेकंड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव चार्ज पे। यानी सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी E2, और फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी E1। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, लास्ट टॉपिक था, याद हो तो, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, जिसका इक्वेशन क्या था कि कितना 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज है वो हमें बताता था। बस, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसकी वजह से है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की वजह से है। उसकी वजह से कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लिया डायरेक्टली, डिराइव करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे E2 भी उतना ही होगा, सिग्मा अपॉन 2 से एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, थिन शीट है। बस, अब यहाँ पे एलसीएम सेम हो गया, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है, यहाँ पे हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है वो रख दिया। दूसरा, हमने अभी अभी एक रिलेशनशिप पढ़ा था, क्या, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ा था। तो ये इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू ये रख देंगे, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट रख दिया, और साथ में डी आर तो एज इट इज है, डी आर यानी कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितना जाना है, डी डिस्टेंस जाना है, तो डी आर की जगह डी लिख लिया, बराबर है। ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी हो गया, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पोटेंशियल मिल गया। कैपेसिटेंस अभी अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्या था, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है यूनिट पोटेंशियल पे। बस, तो यहाँ पे डेल्टा V की वैल्यू हम रख देंगे, डेल्टा V यानी क्या, ये Q डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म रख देंगे यहाँ पे,
ये रहा पूरा टर्म, ठीक है। तो Q से Q मर जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो यहाँ पे हमने प्रूव क्या किया, यहाँ पे हमने ये प्रूव किया कि कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का, वो किस पर डिपेंड करता है, डायमेंशन पे, एरिया पे और डिस्टेंस पे, और साथ ही साथ परमिटिविटी जो मीडियम की होगी उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा एक डेरिवेशन। अब इसके बेस पे छोटा सा न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। क्या है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस हमें ढूंढना है कैपेसिटर का। कैपेसिटर कैसा है, सर्कुलर प्लेट है उसके पास जिसकी रेडियस r है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे दो प्लेट बना दी, ठीक है, r डिस्टेंस, r रेडियस की और डिस्टेंस x है। इसका कैपेसिटेंस ढूंढना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D डायमेंशन पर डिपेंड करता है और परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। एरिया कितना होगा, डिस्क का पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, D कितना है, x डिस्टेंस पे रखा है, तो हमें आंसर मिल जाएगा फराड में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो हम देख लेंगे। एनर्जी अगर हमें स्टोर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वो समझने के लिए यहाँ पे दो प्लेट बनाई है। शुरुआत में चार्ज कितना है इसके ऊपर, शुरुआत में चार्ज कुछ है नहीं, जीरो चार्ज है, Q बराबर जीरो है, ठीक है। यहाँ पे भी Q बराबर जीरो है शुरुआत में। इसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज कैसे करेंगे, बैटरी लगाते थे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव आता था, यहाँ पे नेगेटिव आता था। तो उसको दूसरी तरीके से समझते हैं। कैसे समझेंगे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, यानी छोटा सा पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो ये छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। DQ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, DQ चार्ज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे DQ चार्ज यहाँ पे प्लस आया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और छोटा सा DQ चार्ज उठा के यहाँ पे रखा। छोटे से DQ चार्ज को उठाने के लिए छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आ जाएगा। यानी ऐसे छोटे छोटे हम वर्क डन करते जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज छोटे छोटे आते रहेंगे। तो ये छोटा सा वर्क डन क्या है वो हम देख लेंगे, ठीक है। बाद में सबको इंटीग्रेट करा देंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो वहां ये यहाँ पे यही लिखा है, एज पर द डेफिनेशन क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन क्या था, वर्क डन बाय चार्ज था, तो ये वर्क डन बाय चार्ज आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू छोटा सा वर्क डन हम तो ढूंढने वाले हैं, बाद में उसे इंटीग्रेट करा के टोटल वर्क ढूंढ लेंगे। जितना वर्क किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। तो dW कर दिया, छोटे से चार्ज के लिए dQ के लिए कर दिया, तो dW को सब्जेक्ट बनाया, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। बस ये तो छोटा सा वर्क डन है। एक चार्ज को लाने के लिए ऐसे बहुत सारे चार्ज लाने हैं, यानी सबका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वर्क डन का। तो इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड, छोटे छोटे dW ऐड करते गए तो टोटल वर्क मिल गया, जो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था क्या, जितना वर्क करोगे उतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। अच्छा, ये W हो गया। ये इंटीग्रेशन इसका कहां से कहां तक करना है, शुरुआत में कितना चार्ज था, जीरो चार्ज था। हमें वर्क कब तक करते रहना है, जब तक इस पे Q बराबर प्लस Q चार्ज ना आ जाए तब तक, यानी जीरो से लेके Q तक हमें वर्क करना है। जीरो से लेके Q तक कर दिया। अब ये यहाँ पे जो ये डेल्टा V है, डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था डेल्टा V यानी क्या, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल। कैपेसिटेंस यानी क्या, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल। तो उससे हमें V का वैल्यू मिल जाएगा। V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो ये V का वैल्यू Q बाई C यहाँ पे हमने रख दिया, Q बाई C हो गया। अब कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहने वाला है, लेकिन चार्ज वेरी करेंगे, यहाँ से यहाँ उठाएंगे तो 1/c को कॉमन निकाल दिया। Q का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q²/2 हो जाएगा, जीरो से लेके Q। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन ढूंढ रहे हैं। ये 2 बाहर निकाल दिया तो 1/2c Q² रह गया, जीरो से लेके Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो स्मॉल Q की जगह पहले तो कैपिटल Q माइनस जीरो रख देंगे Q की जगह, तो कितना हो जाएगा, Q²/2c। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा, ठीक है। जितना वर्क किया उतना ही हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मिलेगा, ठीक है। डेल्टा U जितना वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। यानी जितना वर्क किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा U फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्यों, क्योंकि इनिशियली चार्ज कितना था, जीरो था। अगर चार्ज जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होगी, कितनी होगी, Q²/2c के बराबर, ठीक है। अब यही सेम इक्वेशन Q²/2c वहां पे रखा है। अगर ये इक्वेशन के अंदर हम C की वैल्यू रखते हैं, Q/V, यहाँ पे लिखा है C, Q/V ये इक्वेशन में रखते हैं C की जगह पे, तो यहाँ पे C की जगह पे Q/V आ गया। एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, Q यानी 1/2 QV। ये दूसरा इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी का। अब अगर यही इक्वेशन में हम
Q की वैल्यू रखे, यानी C इज इक्वल टू Q बाई वी है, तो Q क्या हो जाएगा CV, यानी Q की जगह क्या रख देंगे CV, यहाँ पे रख दिया CV, तो कितना हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी 1/2 CV स्क्वायर जितनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ा था लोअर क्लासेस में, अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसके दो कॉम्बिनेशन आते हैं, पहला आता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा आता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में कैपेसिटर सीरीज में ऐसे कनेक्ट किए गए होते हैं, इसका कैपेसिटेंस C1 है, C2 है और इसका कैपेसिटेंस C3 है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि यहां से कुछ चार्ज Q गया, वही चार्ज यहाँ पे जाने वाला है, वही चार्ज यहाँ पे जाएगा, वही चार्ज यहाँ पे जाएगा। यानी सीरीज कनेक्शन में हम क्या याद रखेंगे कि चार्ज जो होगा हर एक प्लेट पे सेम होगा। यहाँ पे जो करंट गया वही करंट यहाँ पे गया, वही करंट यहाँ पे गया, यानी चार्ज जो होगा वो सेम होगा हर एक प्लेट पे। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो प्लेट के बीच का वो हर एक में अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, तो यहाँ पे सपोज 5 आया ये दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पे सपोज 3 आया, यहाँ पे सपोज 2 आया, तो 5 + 3 + 2 करेंगे तब जाके पोटेंशियल मिलेगा। तो हम क्या याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा। पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो सीरीज कनेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है, कौन सी, चार्ज सेम होगा सब पे लेकिन पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस का इक्वेशन कौन सा, कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है पर यूनिट पोटेंशियल, उस पे से V को सब्जेक्ट बनाया, Q/C मिल गया, यानी यहाँ पे V1 कुछ होगा, Q1 नहीं होगा, Q तो कांस्टेंट है सब पे, V1 Q/C1, Q तो सेम होगा, C1 ये है इसलिए V2 Q/C2, V3 Q/C3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीन कैपेसिटर है, ये तीन कैपेसिटर को निकाल के एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाएंगे। तीन को निकाल दिया, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा लिया जिसका कैपेसिटेंस होगा CE यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है, चार्ज तो +Q ही है, यहाँ पे देखा है +Q, इनको निकाल के तीन को एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, वापस से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, कितना चार्ज होल्ड करता है पर यूनिट पोटेंशियल पे, तो यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी Q/C। बस अब सिंपल सा केस रहा है, क्या है कि इसमें यहाँ पे 10 है तो ये किसके बराबर होगा, 5 + 3 + 2 के बराबर होगा, यानी ये हो गया हमारा V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3, यानी V का वैल्यू किसके बराबर होगा, V1 + V2 + V3। V का वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं, V को सब्जेक्ट बना के Q/C, V1 का वैल्यू ये रहा, V2 का ये रहा, V3 का ये रहा, सब रख देंगे, Q कॉमन निकालेंगे, Q से Q कैंसिल, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। रेजिस्टर के केस में ये ऐसा आता था 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, किसमें आता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा आंसर आ रहा है। दूसरी एक बात याद रखने के लिए कौन सी, कि अगर दो कैपेसिटर है तो 1/C = 1/C1 + C2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और LCM आ जाएगा, C को सब्जेक्ट बनाओ, तो दो कैपेसिटर के लिए ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली हम याद रख लेंगे जिससे करके कैलकुलेशन इजी हो जाए। क्या होगा, C = C1 + C2 C1 × C2 / C1 + C2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, हम ये जो कैपेसिटर है उसे पैरेलल में लगा देंगे V वोल्ट की बैटरी के साथ। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर यहाँ से Q चार्ज निकला बैटरी में से, तो यहाँ पे Q1 चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे Q2 चार्ज चला जाएगा, यहाँ पे Q3 चार्ज चला जाएगा। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या बोल देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तो सेम होगा लेकिन चार्ज जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, चार्ज डिफरेंट हो जाएंगे ये, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे भी 10 वोल्ट आएगा, यहाँ पे भी 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। क्यों, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस ही कनेक्ट किए गए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर का सेम होगा लेकिन चार्ज अलग अलग आ जाएंगे। तो वही लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज अलग अलग आ जाएंगे। अब यहाँ पे वापस से देखा था कैपेसिटेंस कितना चार्ज होल्ड कर पाता है पर यूनिट पोटेंशियल, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, CV के बराबर। तो यहां से Q1 कितना हो जाएगा, CV यानी C1V। C1 क्यों लिखा, इसका कैपेसिटेंस C1 है इसलिए। V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो पोटेंशियल है सबके सेम है, V के बराबर है, इसके बराबर है। उसी तरीके से Q2 C2V, Q3 C3V हो जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज निकला तो यहाँ पे 5 कूलम आ गया, यहाँ पे 3 कूलम आ गया, यहाँ पे 2 कूलम आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। ये जो तीन कैपेसिटर है उसको हम रिमूव कर देंगे, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे जिसका कैपेसिटेंस C के बराबर होगा।
ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू बाई वी आ जाएगा। ये वी वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो क्यू क्या मिल जाएगा, सी इंटू वी मिल जाएगा। बस अभी हमने देखा क्या है, ये क्यू का वैल्यू किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, तभी जाके 10 मिलेगा हमें। ठीक है, तो वही लिखेंगे, क्यू का वैल्यू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। क्यू का वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया, Q1 का वैल्यू ये रहा, Q2 Q3 सारी वैल्यूज रख दी। क्या कर देंगे, V कॉमन निकाल देंगे सब में से, V कैंसिल हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यही केस आता था रजिस्टर में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, किस में आता था, सीरीज में आता था, यहाँ पे पैरेलल में आता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है, टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड, दो कैपेसिटर है 6 और 3 के, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगाए गए हैं एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो यहाँ पे डायग्राम हम बना देते हैं, दो कैपेसिटर 6 और 3 के माइक्रोफराड के हैं, सीरीज में लगाए गए हैं 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में लगाए हैं, सीरीज में लगाए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी मैंने आपको बताया था शॉर्टकट, C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, दोनों की वैल्यू रख दो, फाइनल आंसर आ जाएगा माइक्रोफराड में। क्यों माइक्रोफराड में, क्योंकि यहाँ पे यूनिट किस में दिया है, माइक्रोफराड में दिया है इसलिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगा, यहाँ पे क्यू चार्ज आएगा तो यहाँ पे भी क्यू चार्ज आएगा, यानी क्यू ढूंढ लेंगे, क्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगा। क्यू कैसे ढूंढेंगे, अभी हमने इक्वेशन देखा था, सी इक्विवेलेंट क्या होता है, क्यू बाई वी, क्यू का ये इक्वेशन बन जाएगा, सी इक्विवेलेंट ये रहा, दो रख लो, वी कितना है 12 है, तो हमें माइक्रोकूलम में आंसर मिल जाएगा। क्यों माइक्रोकूलम में मिला, क्योंकि ये माइक्रोफराड माइक्रो में है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इन सीरीज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम विच इज 24 माइक्रोकूलम, दोनों पे चार्ज सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर, अब यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है, तो वो ढूंढ लेते हैं, तो कैसे ढूंढेंगे, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हमें पता है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी कर देंगे। V1 पहले कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, क्यू बाई C1, Q1 नहीं होगा, क्यों Q1 नहीं होगा, सीरीज में चार्ज सेम होते हैं। C1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कुछ है, इसका कैपेसिटेंस कुछ है। Q अभी हमने ढूंढा 24 माइक्रोकूलम, C1 दिया है यहाँ पे 6 माइक्रोफराड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, कूलम पर फराड, डायरेक्टली वोल्ट में आंसर हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से V2 ढूंढ लेंगे, Q बाई C2 से, Q सेम है 24, C2 दिया है यहाँ पे 3 है, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, तो 8 वोल्ट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफराड, यानी ये कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, अभी अभी हमने डेरिवेशन देखा कितना एनर्जी स्टोर होता है, 1/2 CV स्क्वायर जितना। किसके लिए ढूंढना है सेकंड के लिए, तो यहाँ पे C2 V2 कर देंगे, C2 कितना देखे रखा है 3 माइक्रो है, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 फराड कर देंगे। वोल्टेज V2 कितना है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है तो 8 इंटू 8 कर देंगे तो हमें किस में आंसर मिल जाएगा, जूल में आंसर मिल जाएगा, या फिर 10⁻6 निकालेंगे तो माइक्रो जूल में आंसर मिल जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस का, कि ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम हमें देके रखा है जिसके अंदर 3, 2, 12, 20 ऐसे कुछ कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, ए और बी टर्मिनल दिए हैं, और पूछा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है हमें ए और बी के बीच का। तो ए और बी के बीच का कैसे इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि ये 3 और 2 है वो कैसे हैं, वो पैरेलल में है। पैरेलल में अगर होंगे तो क्या बोल देंगे, पैरेलल में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, यानी 3 प्लस 2 5 माइक्रोफराड, यानी ये दोनों निकल चुके हैं, इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफराड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब ये ए और बी है, सपोज करते हैं ए और बी के बीच में कुछ बैटरी है, सपोज करते हैं, तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा वो भी यहाँ पे जो कुछ जाएगा, यहाँ जो चार्ज यहाँ पे आया वही चार्ज यहाँ पे जाने वाला है, वही चार्ज यहाँ पे जाने वाला है। और चार्ज कब सेम होता है, जब सीरीज में कनेक्ट किया गया होता है, यानी ये सारे 3 कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, तो सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, सारी वैल्यू है 12, 5, 20 रख दो, इसमें एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने का 60, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई 60, यहाँ के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, सी रेसिप्रोकल ले लो तो ये आ जाएगा 3 माइक्रोफराड, यानी कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफराड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर।
कि जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसकी इफेक्ट कैपेसिटर पे कैसे आती है। ये लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। तो वो पहले इफेक्ट देख लेते हैं। हम 3 इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट आएगा, फिर चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, कैपेसिटर पे क्या, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, और वोल्टेज पे क्या यानी पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा डाइलेक्ट्रिक अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब। तो फर्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दी। यहाँ पे क्या है, सरफेस पे कुछ चार्ज है, कितना है मालूम नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ पे माइनस सिग्मा ले लिया। अच्छा, अब ये जो 2 प्लेट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। अब अगर हम इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कारण क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे, अट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी EI जितनी, और हमें पता है क्या कि EI जो होगा वो कम होगा एक्सटर्नल फील्ड से, अभी अभी पढ़ के आए हैं, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बाहर की जो फील्ड होगी प्लेट की वो बड़ी होगी, किससे, इससे बड़ी होगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, EO माइनस EI, यानी कि पहले सपोज 50 थी तो अंदर 5 बनी, यानी 50 माइनस 5 45, यानी पहले 50 थी 45 होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। वही चीज पड़ी थी, डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ऑन इंट्रोड्यूसिंग द डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जिसका कांस्टेंट क्या है, K है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, जिसका कांस्टेंट K है, क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। अब कितनी टाइम डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज बाय K टाइम्स विथ E नॉट, यानी ये जो E नॉट होगा उससे K टाइम डिक्रीज हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही लिखा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी K टाइम्स, किससे, जो ओरिजिनल हमारी थी उससे। बस ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, E नेट इज इक्वल टू E नॉट बाई K। ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तब वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसके कारण वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, कितना टाइम, जो ओरिजिनल थी उससे K टाइम, यानी E नॉट बाय K। इतनी तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, तो ये कंक्लूजन हमें मिल गया, क्या, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ओरिजिनल से K टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा, यानी यहाँ पे ये सरफेस जो है उसमें चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा। ये जो डाइलेक्ट्रिक का जो है, ये चार्ज तो हमने रखा है, ये प्लेट पे तो चार्ज हमने रखा है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्ज है नहीं, जब इसे हम इंसर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तब इसमें चार्ज एक्यूमुलेट होगा। कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो हमें ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से 2 प्लेट बना दी, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ है, फर्स्ट प्लेट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड प्लेट की वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेकंड प्लेट की वजह से यहाँ पे माइनस टूवर्ड्स माइनस, प्लस से यहाँ निकलेगा तो फर्स्ट से यहाँ पे, सेकंड से भी यहाँ पे, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किससे बनेगी, E1 और E2 से बनेगी। अब ये कैसी प्लेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट, थिन शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये रख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये इक्वेशन मिल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रखा, डाइलेक्ट्रिक में EI जो बन रहा है, EI वो किसकी वजह से बन रहा है, ये जो साइड है उसकी वजह से E यहाँ पे होगा, ये साइड जो है उसकी वजह से यहाँ पे होगा, यानी E प्लस E होगा। E कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे अंदर की साइड हम क्या मान रहे हैं, सिग्मा I मान रहे हैं, ठीक है, अंदर की साइड है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा I अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा I अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम सेम, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि E नॉट ये डायरेक्शन में है और EI ये डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E नॉट माइनस EI। तो यहाँ पे वही लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस EI। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं तब K टाइम डिक्रीज हो जाती है, अभी हमने देखा, तो E नेट की जगह हम क्या लिख लेंगे, E नॉट बाई K लिख लेंगे। E नॉट का वैल्यू ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, EI का वैल्यू ये रहा सिग्मा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो E नॉट है, ये जो E नॉट है वो किसके बराबर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो E नॉट का वैल्यू लिख लिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी एज इट इज कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को नीचे रख दिया, बाद में सिग्मा बाई के ये लिखा है, जो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, बाद में सिग्मा I को सब्जेक्ट बना देंगे, तो इतना सिग्मा को कॉमन निकाल दिया, इतना चार्ज जो है अंदर की साइड यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लिखा है दैट मच चार्ज डेंसिटी विल एक्यूमुलेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जब उसे हम एक्सटर्नल फील्ड E नॉट में रखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देख लेते हैं।
तो अभी तक हमने ये देखा कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इंसर्ट कराते हैं दो प्लेट के बीच में तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो के टाइम डिक्रीज हो जाता है और कुछ चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं डाइलेक्ट्रिक पे। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल का क्या, तो पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं क्या इफेक्ट आती है पोटेंशियल की जो डाइलेक्ट्रिक डाला है उसकी वजह से। तो अभी हमने पढ़ा था रिलेशन फील्ड और पोटेंशियल के बीच का कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, पहले डाइलेक्ट्रिक डालेंगे नहीं दो प्लेट के बीच में, यानी कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होगा तब इसका कुछ ओरिजिनल पोटेंशियल होगा वी नॉट, कुछ ओरिजिनल होगा, डाइलेक्ट्रिक डाला नहीं है, और इसकी जो फील्ड होगी वो ओरिजिनल ई नॉट होगी, डाइलेक्ट्रिक अभी तक इंसर्ट किया नहीं है, और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करवाएंगे तब क्या होगा, तब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी के टाइम्स, तो पोटेंशियल भी कुछ चेंज हो जाएगा, यानी अब ओरिजिनल पोटेंशियल रहेगा नहीं, जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो वी हो जाएगा और ई नॉट डिक्रीज होकर ई नॉट बाई के हो जाएगा। आगे हमने देख लिया है। अब यहाँ पे ये जो ई नॉट इंटू डी है, ये जो ई नॉट इंटू डी है उसकी जगह पे हम वी नॉट लिख सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। ये वी कौन सा वी है, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया है तब हमने, ये वी कौन सा वी है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट कराया है तब का है। यानी जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तब ये जो डाइलेक्ट्रिक बिना का जो पोटेंशियल है वो के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा के टाइम, जब डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंसर्ट कराएंगे वैसे ही पोटेंशियल भी के टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब लास्ट पैरामीटर समझ लेते हैं कौन सा, कि इसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगी डाइलेक्ट्रिक अगर हम इंसर्ट कराते हैं तब। तो सिंपल सा इक्वेशन है कैपेसिटेंस का, क्या हमने देखा कितना चार्ज होल्ड कर पाता है यूनिट पोटेंशियल पे। वापस से हम बोल देंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट नहीं कराते, जब डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं है, सिंपल सी दो ही प्लेट है, तब इसका कुछ ओरिजिनल कैपेसिटेंस होगा सी नॉट, चार्ज तो प्लेट पे वही रहने वाले हैं, और जो हमारा वी नॉट यानी पोटेंशियल होगा वो तो ओरिजिनली होगा, यानी वो वी नॉट होगा। ये क्या हो गया कैपेसिटेंस, कब का, जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं कराया तब का। जब डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कराएंगे तब क्या होगा, ये वी नॉट के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, वी नॉट के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वी नॉट चेंज हुआ यानी कि कैपेसिटेंस भी चेंज हुआ, चेंज होके कितना हो गया, सी हो गया। तो क्यू तो एज इट इज रहेगा, वी नॉट बाई के हो जाएगा, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं तब पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज हो जाता है। बस अब यहाँ पे के को ऊपर ले आएंगे, और ये जो क्यू बाई वी नॉट है, क्यू बाई वी नॉट है वो क्या है, सी नॉट है, तो क्यू बाई वी नॉट की जगह सी नॉट रख दिया, के एज इट इज रख दिया। यानी कि यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो नया कैपेसिटेंस आएगा जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराएंगे तब वो नया कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाएगा जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था उससे। तो ये क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने का। क्या एडवांटेज मिलेगा, जो हमारा नया कैपेसिटेंस बनेगा वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से के टाइम ज्यादा हो जाएगा। कैपेसिटेंस बढ़ गया यानी कि चार्ज होल्ड ज्यादा करेगा, ज्यादा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की। तो ये हमारा हो गया एडवांटेज, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने पर, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं कैपेसिटर के अंदर। अब लास्ट आखिरी टॉपिक है, कंक्लूजन है इस चैप्टर का। कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं दो प्लेट के बीच में, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम डिक्रीज कर जाएगी। पहले थी ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया तो ई नॉट बाई के टाइम डिक्रीज हो गई। उसी तरीके से जो भी पोटेंशियल है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पहले पोटेंशियल था वी नॉट, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराया के टाइम डिक्रीज हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले था सी नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, जो हम इंसर्ट करा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का कुछ कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा के टाइम्स। तो ये एडवांटेज है, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। यहाँ पे छोटी सी नोट है, ऑब्जेक्टिव में आ सकती है एमसीक्यूज वगैरह में, कि के का वैल्यू 1 किसके लिए होगा, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए। के का वैल्यू इनफाइनाइट किसके लिए होगा, मेटल और कंडक्टर के लिए। और जो हमारे डाइलेक्ट्रिक्स है उनका वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। और फाइनली हम देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक के क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज है प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू प्लेट, यानी ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट है, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये फोर्स के कारण ये पास में आने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच में क्या रखा है हमने, डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो उसे पास में आने देगा नहीं, रोक के रखेगा, यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट प्लेट्स
फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। अब बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा है तो चिपकने नहीं देगा। अगर प्लेट चिपक गई तो क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे, कैपेसिटेंस चला जाएगा, तो प्लेट को चिपकने नहीं देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, इट विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस। पहले जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, कैपेसिटेंस कुछ 2 फैराड का था, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया, सपोज कि ये कांस्टेंट 5 का है तो अब 10 का हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे कंसेप्ट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।